नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल अडानी को पूरे देश की संपत्तियां सौंप के प्रधानमंत्री कर रहे हैं आराम। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष बोला जब तक अडानी पर नहीं होगी जेपीसी की बात तब तक करते रहेंगे इसी तरीके से आंदोलन, चाहे संसद भले ही बंद हो जाए लेकिन बाहर भी चलता रहेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, नीतीश कुमार ने दी इफ्तियार पार्टी तो बीजेपी को लगी मिर्ची, बोले मुस्लिम कार्ड खेलना ही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की बीजेपी को चेतावनी, बोले देश के लोकतंत्र को बर्बाद नहीं करने देंगे, राहुल गांधी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार एमएलसी चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बनी। जी हां, आपको बताते चले गठबंधन की सरकार 3 सीटें जीतकर बीजेपी को दिया बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर तेजस्वी बोले जो आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत जल्दी सामने आएंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे मस्जिद में जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई थी, कुछ लोगों ने आप बीती बताई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार के ऊपर जमकर कांग्रेसियों का हमला। जी आपको बता दें जानबूझकर बीजेपी देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। वहीं पर कांग्रेस ने पूरी सड़कों पर हंगामा कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने लगते रहे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। मोदी शाह का मुंह छोटा सा हुआ, मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ का। बताएंगे वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल क्यों हो गया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले इस देश का सारा पैसा अडानी को दे दिया गया है, इस देश की सारी संपत्तियां अडानी के नाम कर दी गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों पहले ही 20,000 करोड़ का सवाल राहुल गांधी बीजेपी पर दाग चुके हैं। राहुल गांधी ने फिर से एक बार पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे 20 करोड़ लगाए, अडानी को बैंकों का एलआईसी का पैसा पूरा उठाकर दे दिया। आप समझिए दोस्तों जो पीएफआई का पैसा है, जो देश के नौजवानों का सुरक्षित भविष्य है, उस पैसों को भी अडानी पर लगा दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों अडानी एक करप्ट इंसान है जिसका कोई भरोसा नहीं कब पैसा डुबा दे। जो लोग दोस्तों शेयर के बल पर जीते, जिन लोगों को ये लगता है कि भैया देखो शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, वो किस तरीके से बर्बाद होते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस देश के खून पसीने के पैसे को अडानी को सौंपा जा रहा है, इस देश की जनता के पैसे को अडानी को सौंपकर बीजेपी जो है वो झूठ बोलने पर आमिद है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद हो या सड़क इससे मैटर नहीं करता, सवाल यह है कि वो 20,000 करोड़ रुपए है किसका। राहुल ने कहा कि मैं चाहे संसद में पूछूं सवाल या फिर सड़क पर पूछूं, इससे कोई मतलब नहीं है। भले ही मुझे संसद से निकाल दिया गया हो लेकिन मैं पीएम नरेंद्र मोदी को सच्चाई आईना दिखाता रहूंगा। राहुल ने कहा कि फिलहाल इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसका है, वो बेनामी पैसा है या फिर वो पैसा सरकार का है। आपको बता दें दोस्तों सरकार दोनों तरफ से फंस चुकी है। राहुल गांधी की जीत हर तरफ से होनी है। अगर बीजेपी ये जवाब देती है कि ये पैसा किसका है तो भी वो फंसेगी, अगर जवाब नहीं देती तो भी वो फंसेगी। कर्नाटक में दोस्तों भले ही कांग्रेस को भगोड़े नेता छोड़ने वाले छोड़ गए हों, लेकिन दोस्तों अब की बार उन भगोड़े नेताओं को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि कर्नाटक में दोबारा से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भले ही उस बार बीजेपी ने दोस्तों बीच में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, लेकिन अब की बार दोस्तों सत्ता पक्ष को बड़ा झटका लगने वाला है कर्नाटक में, क्योंकि राहुल गांधी के इस अडानी वाले पैतरे से बीजेपी किनारा नहीं कर सकती है। अडानी वाला मुद्दा इस देश का दोस्तों अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुद्दा बन चुका है और इससे बीजेपी क्या नरेंद्र मोदी खुद नहीं बच पाएंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विपक्ष का जोरदार हंगामा, बोले अब विपक्ष बिखरेगा नहीं, एकजुट होकर लड़ेगा 2024 का चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्ष की एकता देखने को मिल रही है हमें। दोस्तों विपक्ष का एक होना बीजेपी के लिए सबसे बड़े खतरे की बात बन गया। आप समझिए, जिस विपक्ष को बीजेपी अलग करना चाहती थी, बीजेपी की चाल आप समझिए, बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष एक हो जाए। जैसे कि हमने हर बार देखा है दोस्तों, केजरीवाल और राहुल गांधी में कभी बनी नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमेशा अलग अलग रही, लेकिन इस बार का जो मुद्दा है दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। प्रधानमंत्री ने एक तीर छोड़ा, लेकिन वो तीर उड़कर कहां गया ये आप अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि विपक्ष की एकता उस वक्त भी देखने को मिली जब संसद के बाहर मोदी मुर्दाबाद के जमकर नारे लग रहे थे। विपक्ष एकजुट होकर विपक्ष ने साफ कह दिया कि वो 2024 तक ऐसे ही रहने वाला है और चुनाव एकांत में अकेले नहीं बल्कि एक साथ होकर लड़ा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों इस चुनाव के काफी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि 2024 का चुनाव कोई ऐसा वैसा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है और ये देश का दिशा निर्देश तय करेगा कि 2024 के बाद किसकी सरकार बनेगी और देश कैसे चलेगा। अब तक जैसे देश चलता आ रहा है, लग नहीं रहा कि देश चल रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी को बिठा दिया गया है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही है। आम आदमी, गरीब, बेरोजगार पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो चुके हैं। आप भी जानते हैं कि देश की जो परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दोस्तों जिस तरीके की वाणी करते हैं ये सुनकर ही अजीब लगता है। और यही कारण है, आपको बताते चले, जो बीजेपी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी जेपीसी की मांग को मानने से इनकार कर रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार ने रखी घर पर इफ्तियार पार्टी तो बीजेपी बौखला गई। बोले फिलहाल ये नीतीश कुमार का स्टंट है, मुस्लिम कार्ड खेलना है वो। आपको बताते चले दोस्तों बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर और मुस्लिम वोटर्स को लेकर हर कोई जो है यहां पर चाहता है कि मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ आ जाए। आपको बता दें इस बात को लेकर अब बीजेपी ने दाव चल दिया है। नीतीश कुमार ने कल अपने घर पर इफ्तियार पार्टी रखी थी, जो कि वो हर साल ही रखते हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने इसको जो है नीतीश का स्टंट बता दिया है। आपको बताते चले बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार स्टंट कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और वो मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए ये रोजा इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। जबकि दोस्तों नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि वो हमेशा रोजा इफ्तार में भी जाते हैं और पार्टी भी देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों पिछली बार तेजस्वी यादव ने इफ्तियार पार्टी दी थी जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। हालांकि उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन ये अटकलें लग रही थी कि क्या नीतीश तेजस्वी के साथ आने वाले हैं, ऐसी अटकलें लगने लगी थी तभी से। और आपको बता दें आगे चल के ऐसा ही हुआ, सरकार टूट गई और फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। यही नहीं दोस्तों, नीतीश के रोजा इफ्तियार पार्टी देने से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि 2024 पे सबसे बड़ा असर उन्हें अभी से दिखाई दे रहा है। आप समझिए, बीजेपी कहती है कि नीतीश जो है वो स्टंट खेल रहा है। कल जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे परसों दोस्तों, उस भाषण में आपने 3-4 चीजें सुनी होंगी। मोदी कहने लगे कि मुझसे लोग कहते हैं मोदी तू मरेगा, तेरी कब्र खुदेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री के अंदर कांग्रेस के छोटे सपने, छोटी सोच और बड़ा नहीं सोचती है, तमाम तरीके के वो दलीलें जो वो 10 बार दे चुके हैं। हर अपने भाषण में एक ही चीज को दोहरा देने से दोस्तों झूठ सच में नहीं बदल जाता है। हर एक झूठ को प्रधानमंत्री 50 बार दोहराते हैं और उस झूठ को 50 बार दोहराने के बाद उन्हें लगता है लोग सच मान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप एक चीज का जो है लोगों को कुछ बता रहा हो, उस चीज में आप उसमें भी इमोशनल कार्ड खेल रहा हो, उसमें भी आपको लगता है कि जनता मेरे इधर सहानुभूति बताएगी। आप लोगों से कह रहा हूं कि लोग मुझसे कहते हैं तू मर जा, तू खप जा। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की लगातार बुराइयां, सारा भ्रष्टाचारी विपक्ष एक मंच पर आ गया है। कभी नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में झांक कर देखेंगे तो उन्हें शायद 99% लोग भ्रष्टाचारी ही मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग सवाल उठाते हैं, जिन लोगों को ये तक नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उन लोगों को कम से कम ये तो समझना होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देखकर बौखला गई है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और इस बार क्या, पिछली बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनी वहां पर। इस बार इतिहास दोहराने जा रही है कांग्रेस। आपको बता दें पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी ने खरीद फरोश करके एमएलए खरीद के वहां पे कांग्रेस की सरकार को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दोस्तों कांग्रेस के जितने एमएलए जीते हुए थे उनको अपनी पार्टी में किया गया। उसके बाद लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही बीजेपी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक की तस्वीर साफ कर दी और यह पता चल गया कि कांग्रेस की ही बल्ले बल्ले होने वाली है कर्नाटक में। हालांकि अब बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी है, बीजेपी एमएलए खरीद रही है, इधर से उधर एमएलए को कर रही है। लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती है दोस्तों कि जनता उसी को वोट देती है जो अच्छा काम करे। और कांग्रेस ने दोस्तों कर्नाटक में पहले भी अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, कर्नाटक में जाहिल अनपढ़ लोग नहीं है, कर्नाटक में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, जो कि समझते हैं कि ये हिंदू मुसलमान सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है। असल जिंदगी में आप निकलेंगे तो ना आपको हिंदू मुसलमान दिखेगा, ना आपको कहीं पर हिंसा दिखाई देगी। ये सिर्फ बीजेपी के पैदा करे हुए दोस्तों मुद्दे होते हैं जो वो चुनाव के वक्त पैदा करती है। जैसे कि मान लीजिए मंदिर और मस्जिद, आप समझिए चुनाव के वक्त ही इन पर बहस क्यों होने लगती है। यही नहीं दोस्तों, जब भी चुनाव आने वाला होता है तो बीजेपी अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलकर जगह जगह दंगे भड़काने की कोशिश करती है। यह आरोप हमेशा से विपक्ष लगाता रहा है और मुझे लगता है आगे भी लगाता रहेगा, क्योंकि शायद ये इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों। आपने अभी खुद ने देखा कि पश्चिम बंगाल और बिहार कैसे नफरत की आग में जल रहा था और बीजेपी लगातार उस आग को कम करने के बजाय उसको सुलगाने में लगी थी। बीजेपी सिर्फ अपना भला सोचती है। वो कह रही थी कि भैया हमें जिताओ, हम इन दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। आप समझिए, गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों इतना गैर जिम्मेदार बयान देते हुए आपने कई बार सुना होगा, और सुने भी क्यों ना। जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसका जो है एक पैटर्न है राजनीति का और वो है हिंदुत्व दोस्तों। वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। एक बार लाल कृष्ण आडवाणी ने इससे हटके जो है यहाँ पर देश पर बात करने की कोशिश की थी, तो दोनों बार बीजेपी चुनाव हार गई थी। तब से बीजेपी ने हिंदुत्व को ही अपना मुद्दा बना रखा है। जब भी वो वोट आने वाले होते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, तो वो इस मुद्दे को भुनाने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ओवैसी और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये भी लगातार विपक्ष को घेरते रहते हैं ओवैसी, वो भी जो है विपक्ष को घेरते रहते हैं बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों जो लोग भी ये गलत फहमी में है कि ओवैसी मुसलमानों के हितैषी हैं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत ओवैसी को मुस्लिमों के लिए इसलिए बोलना पड़ता है ताकि लोगों को ये शक ना हो कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। मायावती, ओवैसी और दोस्तों वो दल जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की ही बी टीम है। आपको बताते चले, यही नहीं दोस्तों, ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि जो मुस्लिम वोटर नीतीश को वोट देते हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं, या हर उस राज्य में जहां पर बीजेपी के खिलाफ कोई एक पार्टी दोस्तों मजबूती से लड़ती है, ओवैसी उसके वोट छीनने का काम करते हैं। आपने देखा पिछली बार तेजस्वी यादव से ओवैसी ने 4 सीटें जीती, लेकिन माना जाता है कि तेजस्वी को लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ था ओवैसी की वजह से। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, मान लीजिए एक ओवैसी का कैंडिडेट खड़ा है बिहार में, एक नीतीश का कैंडिडेट खड़ा है नीतीश कुमार का। अब दोस्तों ओवैसी के एक कैंडिडेट को 2000 वोट मिल गए, नीतीश कुमार को का कैंडिडेट को जीतने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट से जीतने के लिए महज 1000 वोट चाहिए। मतलब क्या दोस्तों कि 2000 जो वोट है ओवैसी के, अगर वो 1000 वोट भी नीतीश के पास होते तो उनका कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट के आगे जीत जाता। इसे कहते हैं वोट कटवा। यानी कि जो 2000 वोट ओवैसी के पास है वो नीतीश के थे। अगर ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते तो जाहिर सी बात है वो लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं देते, वो ये वोट भी नीतीश के पास आते और नीतीश बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जीत जाते। तो ये गणित आप समझिए दोस्तों।
ओवैसी आते हैं आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। अब ओवैसी कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार जानबूझकर टोपी लगा रहे हैं, प्ले कार्ड कर रहे हैं वो, और मुसलमानों के वोट लेने के लिए, और उनका यूज करके उनको छोड़ देंगे। जबकि दोस्तों आपने बिहार में, पश्चिम बंगाल में एक चीज को नोटिस किया होगा, कभी भी मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाता है। मतलब ये नहीं है कि जैसे बीजेपी करती है कहीं पे पत्थर चले तो सिर्फ मुसलमानों नहीं चलाएंगे, उन्हीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए। ऐसा दोस्तों बिहार, बंगाल, इन राज्यों में नहीं होता, क्योंकि ये लोग, जो लोग भी जिम्मेदार होते हैं असली, उन्हें ही गिरफ्तार करते हैं, हर किसी को नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी वाले दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों को गिरफ्तार करते हैं, और यही कारण है जो ओवैसी दोस्तों और उल्टा बीजेपी का फायदा कराते हैं। वो इस तरीके के भाषण देकर दोस्तों बीजेपी को जमकर फायदा करा देते हैं। ओवैसी को ये समझना चाहिए दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जिस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं, इससे महज दोस्तों नुकसान ही नुकसान होना है और कुछ होना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को संसद से हटाना पड़ा, मोदी शाह को बहुत बड़ा महंगा। दोस्तों आपको बताते चले, मोदी और सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ के सामने लगते रहे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, मोदी सरकार ताकती रही सांसदों का मुंह। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को संसद से निकाल देना, और राहुल गांधी को संसद से निकाल देना मेन मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री ये भूल गए दोस्तों कि अगर आग में पेट्रोल डालोगे तो आग और बढ़ेगी, लोगों को और पता चलेगा कि यहां पर आग लगी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यही गलती कर दी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त करवाकर यह साबित कर दिया कि वो राहुल गांधी से डरते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को कोई चीज और नोटिस करा दोगे तो इस इंसान को क्या, जनता को भी पता लग जाएगा कि राहुल गांधी 100% सच कह रहे थे। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने राहुल को संसद से तो बाहर किया ही किया, लेकिन उनको एक दिन के अंदर बंगला खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया। उसके बाद गुस्साए कांग्रेसियों ने जमकर सड़कों पर हंगामे भी मचाए, और अभी भी मच रहा है। लेकिन दोस्तों कल कुछ ऐसा हुआ परसों कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। आपको बताते दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ बैठे थे लोकसभा में। लोकसभा और संसद का, राज्यसभा का आखिरी दिन था, लगभग संसद का आखिरी दिन में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। मोदी सरकार का मुंह देखने लायक था इस वीडियो में। इतना सा मुंह हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल के जिंदाबाद नारे सुनकर। दोस्तों प्रधानमंत्री चाहे कितना ही झुठला ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, जो कि दोस्तों आप समझिए अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आप समझिए कि राहुल गांधी को राजनीति का कितना ज्ञान होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई भी वैसी ही है। लेकिन प्रधानमंत्री की तो डिग्री का ही पता नहीं है, और ये विपक्ष हमेशा से सवाल उठा रहा है। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा अंतर है। राहुल गांधी दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान की तरह सोचते हैं। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों अब कैसे सोचते हैं ये आप भी जानते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान ये कभी नहीं कहता है कि अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, अगर ईद पे लाइट होगी तो दिवाली पर भी होगी। आप एक तरीके से दंगे भड़काने का काम कर रहे थे वहां पे। आपके भाषण पे लगना चाहिए आपको 2 साल की सजा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, बिहार शरीफ की कुछ दर्दनाक तस्वीरें निकल कर आई सामने। मस्जिद को कैसे दोस्तों जलाया गया, 2 मीनार भी तोड़ दिए गए। दरअसल दोस्तों मस्जिद के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने बताया कि कैसे उनके साथ दोस्तों अत्याचार हुआ। 4 बच्चे थे वहां पर जिनके मुंह में धुआं ही धुआं घुस गया था। अगर उन्हें निकाला नहीं जाता तो शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। आपको बता दें दोस्तों, बिहार शरीफ के नालंदा में जब हिंसा भड़की तो उस हिंसा का जिम्मेदार तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ठहराया है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि 2 लोग थे जो इधर से उधर कर रहे थे, यानी कि मोदी और शाह वही थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों एक दिन बाद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी होना थी। यही नहीं दोस्तों, बिहार में ये जो दंगे भड़के दोस्तों इसका इल्जाम बीजेपी के ऊपर ही है, और पश्चिम बंगाल में जो भड़के उसका भी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए उपद्रवियों ने जो हंगामा मचाया दोस्तों वो किसी से छुपा नहीं है। और गृह मंत्री क्या बात करते हैं कि हम गलत काम करने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तब कहाँ गए थे आप उल्टा लटका कर सीधा करने, जब बिहार में
अग्निवीर योजना का भयंकर विरोध हुआ था। उस वक्त तो आप थे नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में, लेकिन किस तरीके से ट्रेनों को उपद्रवियों ने जला दिया था, ट्रेनों को दोस्तों फूंक डाला था, दुकानों को तोड़ दिया था, यही नहीं सरकारी संपत्तियों का जोरदार नुकसान किया था। तब गृह मंत्री अमित शाह ने उल्टा लटका के सीधा नहीं करा, क्योंकि दोस्तों उसमें सारे के सारे लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई थी वो सब हिंदू भाई थे। और बीजेपी क्या राजनीति करती है दोस्तों, हिंदू मुसलमान की, तो उसमें उन्हें कोई मुस्लिम नाम ही नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसलिए बीजेपी ने बेक किनारा कर लिया था उससे। फिलहाल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए